हाँ जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई बेहतर होंगे। तो भाई स्वागत है एक और नई वीडियो में। भाई आज हम जो एक दूसरा केस सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें कि मैंने पहला केस जो डाला था गाइस वो थोड़ा सा लंबा हो गया था। तो ये भी केस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसको जो हम सॉल्व करेंगे वो थोड़ा डिटेल में और अच्छे से सॉल्व करेंगे। फिर धीरे धीरे जो है हमारी मिनट्स कम होते जाएंगे और आपको देखने में भी थोड़ा सा मज़ा आएगा। तो फिर मैं अभी ये कि आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा इसका एक एक चीज़ का, जिससे आपको भी केस सॉल्व करने में या फिर थोड़ी चीज़ें जो है समझ में आने लगे। तो चलते हैं भाई, बढ़ते हैं केस की तरफ। भाई जैसा कि मैंने बोला कि अभी पहला जो केस है मेरा वो तो हमने कर लिया था। आज हम जो करेंगे वो दूसरा केस की बात करेंगे, जिसमें कि क्या होता है अनस्टेबल विद द चेस्ट पेन एंड स्वेटिंग। यानी कि पेशेंट्स का चीफ कंप्लेंट है कि उसको क्या हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है और स्वेटिंग हो रहा है। तो हम इस चीज़ को आज देखेंगे और इसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे और केस को सॉर्ट आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कि जैसे यहाँ पे चीफ कंप्लेंट आया, 49 ईयर की ओल्ड फीमेल है जो रिपोर्ट कर रही है सीवियर सब स्टर्नल चेस्ट पेन। यानी सब स्टर्नल चेस्ट पेन जो हो रहा है उसको बहुत ज़्यादा फॉर द पास्ट आवर, मतलब कुछ टाइम पहले, कुछ घंटे से इसको ये चीज़ें हो रहा है। दूसरा जो हमारा ट्राइजन नर्स कह रही है वो प्लस कह रही है SSCP डायाफ्रेटिक पेल अपियरिंग अनस्टेबल वाइटल ऑन अराइवल डायरेक्ट टू रिससिटेशन पे। ठीक है। तो अभी चीफ कंप्लेंट के साथ ये हमारे पास आई है कि भाई इसको सीवियर सब एक्सटर्नल चेस्ट पेन हो रहा है, कुछ घंटे पहले से हो रहा है। ठीक है। और डायफ्रेटिक भी और पेल भी ये पेशेंट जो है थोड़ी सी नज़र आ रही है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। हम इसका सबसे पहले भाई अगर ये कंडीशन हमें देखने को मिल रहा है तो हम अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स की हिस्ट्री पे चलेंगे, क्योंकि पेशेंट की हिस्ट्री क्या है, पहले हिस्ट्री हमें कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखो भाई ये ओवरव्यू दे रही है अपना। ठीक है। तो अब हमने ये थोड़ा सा डिस्कशन पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो अब हम सब थोड़ा डिस्कस करेंगे पेशेंट से कि पेशेंट्स को ये कब से हो रहा है, क्या हो रहा है, किस तरह से हुआ। तो इनके बारे में हम अगर डिस्कशन कर लेंगे तो थोड़ा सा हमको ओवरव्यू मिल जाएगा कि ये हो कहाँ से रहा है। ठीक है। तो पहले तो हम इसको भाई IV लगाते हैं। ऑक्सीजन इसका थोड़ा सा डाउन जा रहा है, तो ऑक्सीजन को हम पहले फिक्स करते हैं। देखो भाई सेचुरेशन जो है इसकी वो हो रही है 93%। तो हम इसको जो है एक बार जो है नॉन ब्रीदिंग मास्क लगा के देखते हैं। उसमें फ्लो रेट भी ज़्यादा होता है। और ये देखते हैं, पहले हम सलाइन डाल देते हैं, लेक्टेड रिंगर नॉर्मल सलाइन। ये दोनों चीज़ देने के बाद पेशेंट का BP हम देखते हैं तो थोड़ा सा वो डाउनफॉल से ऊपर आ रहा है। ठीक है। उसके बाद हम डायरेक्ट पेशेंट से बात करने आते हैं, पेशेंट्स की थोड़ी सी हिस्ट्री लेते हैं, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है। ये किस तरह से हुआ इसके बारे में कुछ हिस्ट्री करते हैं, पहले का पास्ट हिस्ट्री, या फिर अगर कोई भी कोई सर्जिकल हिस्ट्रीज़ है तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। ओके। तो मैंने इससे पूछा भाई हाउ मैनी डेज टू स्टार्ट दिस प्रॉब्लम। तो इसने बताया कि इसका जो चेस्ट प्रॉब्लम है ये कुछ घंटे पहले स्टार्ट हुआ, लेकिन इसको एक बार और ऐसा एपिसोड जो है वो आ चुका है। तो भाई यहीं पे हमें क्लियरेंस हो जाना चाहिए कि अगर पहले भी ऐसे एपिसोड्स अगर आते हैं पेशेंट्स को तो उस कंडीशंस में भाई ज़्यादातर चांसेस जो हैं वो होते हैं हमारे हार्ट अटैक के, क्योंकि वो जो है इनडायरेक्टली 15 मिनट तक वो रिससिटेट की थी। ठीक है। पेशेंट जो है 15 मिनट तक उसकी सांसें या फिर उसको परेशानी जो है वो आया था चेस्ट पेन से रिलेटेड। तो भाई मेरे को तो जहाँ तक लग रहा है डायग्नोसिस का कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि पेशेंट्स को ऐसा एपिसोड पहले भी आ चुका है। तो चलो ठीक है, हम सबसे पहले एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट का। तो डायग्नोस तो हम बाद में बनाएंगे, इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग ही हम डायग्नोस को फाइनल करेंगे गाइस। ऐसे अपना नॉर्मली हम ये चीज़ नहीं बोल सकते हैं कि पेशेंट्स को देखने के बाद कि हाँ ये चीज़ें हो सकती हैं। हाँ, लेकिन हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें आ सकता है। ठीक है। निमोथोरिक्स भी हो सकता है चेस्ट पेन के रिलेटेड। ठीक है। या पल्मोनरी एम्बोलिज्म्स की वजह से हो सकता है, या लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से हो सकता है। ठीक है। बहुत सी रीजन है, ब्रोंकाइटिस की वजह से हो सकता है, लंग्स इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, निमोनिया की वजह से हो सकता है। तो बहुत सारी हमारे दिमाग में ये चीज़ें आ जानी चाहिए। लेकिन हम जो है कंसिडर करते हैं कि अगर जैसे जैसे आप लोग एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आप लोगों को खुद मालूम चलने लगेगा कि ऐसी जो सिम्टम्स है वो किस डिजीज़ में आने की चांसेस है। तो फिर भी हम सिम्टम्स को देख करके पूरा डिक्लेयर नहीं कर देंगे। ठीक है। लेकिन फिर ये है कि हमारा ये होना चाहिए कि हमें सबसे पहले सिम्टम्स को कंट्रोल करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे पहले हिस्ट्री वगैरह लेने के बाद एग्जामिनेशन कर लेता हूँ। एग्जामिनेशन के बाद जो है हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। फिर हम आते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन में, और बेड साइड इन्वेस्टिगेशंस के अंदर सबसे पहले मैंने ECG निकाला। ठीक है। अब ECG ही यहाँ पे देखना किस तरह से आएगा। तो डॉपलर भी भाई एक ले लेते हैं, फिंगर स्टिक ब्लड शुगर भी ले लेते हैं, पीक एक्सपिरेटरी फ्लोरीमीटर भी ले लेते हैं। और ठीक है, देन उसके बाद एक ले लेते हैं हम आर्टेल ब्लड गैस एनालिसिस बायोकेम भी ले लेते हैं। ठीक है। ब्लड स्क्रीन भी ले लेते हैं, कोगुलेशन भी ले लेते हैं, CBC भी ले लेते हैं। डी डाइमर तो ज़रूरी है ले लेते हैं, क्योंकि इससे कोगुलेशंस पता लगेगा, कोगुलेशन से है नहीं। ठीक है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म का इसी से मालूम चलता है कोई डी डाइमर क्या है। तो आपको एक टेस्ट वगैरह भी भाई पढ़ना बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू टेस्ट ही हमें डायग्नोस करना है, तो इसलिए आपको टेस्ट वगैरह के बारे में थोड़ा मालूम होना चाहिए। ठीक है। देन उसके बाद कोविड नहीं, ठीक है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट कर लेते हैं। उसके बाद हम
देखो फीमेल है तो सीरम एससीजी करना ज़रूरी है, क्योंकि प्रेगनेंसी का मालूम चल जाएगा। क्योंकि अगर अदरवाइज़ ये अगर प्रेगनेंसी कंसीव की होगी तो फिर अगर हम कोई भी ड्रग्स वगैरह चलाते हैं तो इशू हो सकता है। और ठीक है, ओके, ठीक है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी। तो ठीक है गाइस, अब फटाफट से हम निकालते हैं। तो ठीक है, परफॉर्म करते हैं फटाफट से, देखते हैं क्या आता है। तो ईसीजी, अब देखो भाई यहीं पे सब कुछ क्लियर हो गया कि लार्ज एसटी एलिवेशन इन द प्री प्री कार्डियल एंड लेटरल लीड्स। तो यानी कि जो हमारा पेरिकार्डियल लीड्स होते हैं उसके अंदर जो है एसटी एलिवेशन आया। तो भाई सबसे ज़रूरी चीज़ है, अगर आपको ईसीजी के बारे में मालूम होगा कि अगर एसटी एलिवेशन या टी इन्वर्जन आता है तो ये सबसे ज़्यादा जो मतलब इंडिकेट करता है कि इसको हार्ट अटैक आया है। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि इसको एक एपिसोड आया है मायोकार्डियल इन्फेक्शन का, यानी कि जो उसकी आर्टरीज है, कोरोनरी आर्टरीज है, वो ब्लॉक है। ठीक है, तो यहाँ तो हमें क्लियर हो गया ईसीजी देखते ही कि हाँ भाई इसको हार्ट अटैक आया है। ठीक है, तो उसके साथ साथ और क्या प्रॉब्लम्स है इस पेशेंट्स को? हार्ट अटैक आने के साथ ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो अराइज हो जाती है। तो बायलैटरल पल्मोनरी एडिमा भी हुआ इसको, क्योंकि हार्ट फेलियर जा रहा है तो उससे ही फर्दर इसको क्या होगा, पल्मोनरी एडिमा हो गया हार्ट फेलियर के कारण। उसके बाद हमने देखा यूरिन टॉक्स, ये भी सब क्लियर ठीक था। ट्रोपोनिन देख सकते हो आप, काफ़ी ज़्यादा ट्रोपोनिन भी बढ़ा हुआ है। ठीक है, देखो बीएनपी जो है हमारा वो हार्ट फेलियर पे जा रहा था, क्योंकि बीएनपी का डायरेक्टली बढ़ना वो डायरेक्ट हमें इंडिकेट करता है कि हमारा हार्ट जो है वो फेलियर हो रहा है। ठीक है, बाइकार्बोनेट वो भी मतलब हम लोग का घट गया। ठीक है, BUN वो भी घट गया। उसके बाद पीएच हम देख रहे हैं तो पीएच भी हमारा क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है हमारा यूरिन का। ओके, तो ठीक है, हम अब उस हिसाब से इंटरवेंशंस में चलते हैं। और इंटरवेंशंस के अंदर भाई देखो हार्ट अटैक आ रहा है तो सबसे पहले हमें ये लेना होगा, रिससिटेशंस मेडिकेशंस के अंदर इमरजेंसी मेडिकेशंस को चलाना होगा। तो पहला मैंने इनको सिडेटिव दे दिया, जिससे क्या होगा कि थोड़ा सा उनका पेन को रिलीफ होगा। उसके बाद एस्पिरिन देते हैं, एट्रोवास्टेटिन, क्लोपिडोग्रेल, देन हेपरिन। तो इससे क्या होगा कि पेशेंट्स को तुरंत रिलीफ मिलेगा और हार्ट अटैक आ रहा है उसका थोड़ा सा जो है हमें टाइम मिल जाएगा, जिससे पेशेंट्स जो है वो सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने इसको दे दी। तो हार्ट अटैक में मेनली भाई यही चीज़ें काम आती हैं, जो एस्पिरिन है हमारा, ठीक है, क्लोपिडोग्रिल, एट्रोवास्टेटिन एंड देन हेपरिन, जिसमें क्या होता है कि ब्लड का क्लोट बनने से काफ़ी ज़्यादा बच जाता है। ठीक है, तो हमने ये सारी चीज़ें दे दी। वेजो एक्टिव के अंदर ज़रूरत है, देखो ब्लड प्रेशर तो है नहीं, नोरेपिनेफ्रिन दे देते हैं। ओके, नोरेपिनेफ्रिन हम दे देते हैं, जिससे क्या होगा कि हार्ट रेट जो है वो अच्छे से चलता रहेगा और बीपी भी मेंटेन करेगा पेशेंट। ओके, ठीक है, तो हमने यहाँ तक तो दे दिया भाई। भाई बहुत से केसेस में होता है कि पेशेंट जो है आफ्टर द मायोकार्डियल इन्फाक्शन तो वो सर्वाइव करने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये है कि कभी कभार जो है वो कार्डियक अरेस्ट पे अगर चले जाते हैं तो तब उस कंडीशंस में हमें क्या काम का आता है, पेसर्स यानी डिफिब्रिलेशंस काम आता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे मैं आपको बस दिखा रहा हूँ एज नॉलेज के लिए। और जो हमारे साथ अटेंडेंट फिजिशियंस होते हैं, और यहाँ पे आपको अटेंडेंट फिजिशियंस जो हैं वो आपको सब कुछ बताते हैं कि किस तरह से हम स्टेबलाइजेशंस कैसे कर सकते हैं, यानी कि जो भी हमें आ नहीं रहा तो उस कंडीशंस के रिलेटेड हमको ये गाइड करते हैं। जैसे ओवरव्यू ऑफ अगर मैं डालता हूँ तो यहाँ पे मेरे को क्या दे रहे हैं, वो ओवरव्यू दे रहे हैं कि मेरे को कौन सा एक्शंस क्या लेना है। लेकिन अगर आप लोगों को मालूम है खुद से करें तो ये बेहतर है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग फेस है और आपको नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ क्या करना है, तो इससे आप जो है जैसे प्रेजेंटेशन ओवरव्यू ले सकते हैं, हिस्ट्री ले सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन ओवरव्यू ले सकते हैं कि हमें क्या करना बेहतर रहेगा, स्टेबलाइजेशन ओवरव्यू ले सकते हैं, डिफरेंशियल डायग्नोज कर सकते हैं, या इन्वेस्टिगेशन प्लान इससे पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ें जो ये हिंट देगी, ये इनडायरेक्टली तो नहीं बता देगी आपको कि हाँ ये चीज़ें करना ही है, लेकिन आपको ये हिंट देगी जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। और इंटरवेंशन में भी बता देगी, ट्रीटमेंट में भी बता देगी क्या करना चाहिए। ठीक है, डायग्नोज बता सकती है। तो ये चीज़ें जो हैं ये तब आपको मतलब काम आएगा जब आपको अब समझ नहीं आ रहा होगा कि केस अब क्या है, क्या बनेगा केस। तो उस कंडीशन में इसका हमें ये लेना है। तो अकॉर्डिंग टू नॉलेज आपका धीरे धीरे बिल्ड होगा, तो फिर आपको ये अटेंडेंट फिजिशियन की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो फिर मैंने भाई उसके बाद डायरेक्ट पेशेंट से बात की कि भाई अभी आपको कैसा फील हो रहा है। तो पेशेंट का जवाब आता है फिर, आई एम फीलिंग अ बिट बेटर नाउ सिंस दे आर गेव टू सम मॉर्फिन। ठीक है, कुछ मॉर्फिन हमने दिया तो जिसकी वजह से उसका पेन जो है रिलीफ हो गया। और अनईजी टू सॉर्ट ऑफ ब्रीथ, ये थोड़ा सा इसको भी परेशानी कर रहा है। तो उस कंडीशन में हमने क्या दे देते हैं इसको, ठीक है, ठीक है, नॉन ब्रीदिंग मार्क्स दे देते हैं, जिससे क्या होगा कि पेशेंट जो है थोड़ा सा अच्छे से सिचुएशंस मेंटेन करेगा। ओ नॉन इन्वेजिव नहीं देना था। ठीक है, कोई नहीं, ये गलती से हो गया तो कोई बात नहीं। और अभी हमने क्या दिया उसको, नॉन रीब्रीदिंग मार्क्स जैसे दिया, तो उसको क्या है कि जो भी ऑक्सीजन का डिमांड था उसका वो अब फुलफिल होने लगा। उसके बाद भाई हम डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं कार्डियोलॉजिस्ट से। कार्डियोलॉजिस्ट जो कहता है कि भाई पेशेंट का ईसीजी चेंजेस हुआ है, जिसमें कैथेटराइजेशन लैब जो है उसको लेके जाना है, जिसके वजह से उसको क्या होगा कि फिक्स्ड किया जाएगा या स्टंट डाला जाएगा, या फिर कोरोनरी आर्टरीज को किसी भी टाइप से, चाहे सर्जरी ड्यूरिंग सर्जरी या फिर कैथेटराइजेशन करके डायरेक्ट उसको फिक्स किया जाएगा।
तो भाई मैंने तो यहाँ पे सब कुछ कर लिया था, लेकिन मेरे को जो कम्युनिकेशन मैंने किया था तो उसके रिलेटिंग मेरे को कन्फ्यूज़न हो रहा कि मैं प्री ऑपरेटिव डालूँ या आईसीयू डालूँ। तो मैंने फिर भी ऑपरेटिव करके मैंने फिनिश किया, जिसमें कि मेरे को इस चीज़ का नेगलेक्ट कर दिया गया, क्योंकि मेरे को ऑपरेशन रूम इसको नहीं भेजना था, क्योंकि इसको जो फिक्स्ड करना था वो पहले फार्माकोलॉजिकल फिक्स्ड करना था। उसके बाद जो है फर्दर अगर वो चीज़ें ज़्यादा हो जाती तब मेरे को उसको लैब कैथेटराइजेशन के लिए भेजना था। लेकिन मायोकार्डियल डायग्नोज जो है भाई वो मेरा ठीक बना, मायोकार्डियल डायग्नोज बना, लेकिन जो डिपोजिशंस होते हैं वो मेरे गलत हो गए। मेरे को जो है इसको रूम भेजना था, यानी फ्लोर पे भेजना था, जिससे कि ये क्या करता, रिकवर होता धीरे धीरे, उसकी कंडीशंस को देखते। उसके बाद अगर ये रिकवर नहीं कर पाता या फिर बाद में इसको और भी चांसेस लगते कि हाँ भाई इसको कैथेटराइजेशन की ज़रूरत है, तब मुझे उस जगह पे भेजना था। तो भाई देखो गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है, मैं भी इतना बिल्कुल इसमें प्रिपेयर नहीं हूँ, मैं अभी ये चीज़ें सीख ही रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे को बस वीडियो बनाना था और ये चीज़ दिखाना था कि जो चीज़ें मैं अभी गलती किया हूँ तो वो चीज़ें ना करें, ठीक है। तो देख सकते हो आप यहाँ पे जो जो चीज़ें मेरे से गलती हुई है मैं आपको शो करा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने देख सकते हो यार कि स्टेबलाइजेशन तो बिल्कुल ख़राब ही किया मैंने। इन्वेस्टिगेशन जो है भाई वो मेरा थोड़ा सा ठीक हुआ, क्योंकि इन्वेस्टिगेशंस के अंदर मैंने फुलफ़िल किया है, लेकिन एक चीज़ मेरे से छूट गया, अल्ट्रासाउंड आयोटा और दूसरा अल्ट्रासाउंड कार्डियक एंड अल्ट्रासाउंड लंग्स। क्योंकि इस कंडीशन में हमें अल्ट्रासाउंड करना चाहिए कि पेशेंट्स का जो हार्ट है उसके अंदर कहीं पानी तो नहीं भरा, उसका डायलेशन तो नहीं हुआ, या फिर अदरवाइज़ अगर कोई भी चीज़ें, अगर पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन वगैरह होता है तो उस कंडीशन में हमें ये चीज़ें देखना ज़रूरी होता है। लेकिन वो हर केस में नहीं देखते, मेनली इस केस में देखते हैं जब हमको कैथेटराइजेशन अवॉइड करना है, तब उस कंडीशन में हमको ये चीज़ें करना पड़ता है, ठीक है। तो भाई ये देख सकते हो यहाँ तक तो मैंने ठीक किया, लेकिन मेरे को एक चीज़ देना चाहिए था। थ्रोम्बोलाइसिस के क्राइटेरिया के लिए मैंने टेनेक्टिप्लेज नहीं दिया, लेकिन मैंने हेपरिन दिया था। हेपरिन जो है वो खून को पतला करने का काम कर रहा था, ठीक है, और एस्पिरिन भी वही काम करता है। तो कोई बात नहीं, कार्डियक इंजरी से बचने के लिए भी हेपरिन होता है, लेकिन मेरे को ये चीज़ें देना था थ्रोम्बोलाइसिस, तो वो चीज़ मैंने नहीं दिया। तो भाई अब थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन भी एक बार देख लो आप लोग, क्योंकि डिटेल डिस्कशंस जो है वो आपको अच्छे से मालूम चल जाएगा कि कौन कौन सी कंडीशन अगर ये आ रही है तो स्टेप बाय स्टेप हमें कैसे चलना चाहिए, किस तरह से चलना चाहिए। इससे आपको अंडरस्टैंडिंग में बहुत अच्छा बेनिफिट होगा यार। तो डिटेल डिस्कशन थोड़ा सा टाइम निकाल के, जब आप इतना टाइम इसमें निकाल लेते तो थोड़ा सा टाइम निकाल के डिटेल डिस्कशन ज़रूर से पढ़ना, ठीक है। क्योंकि इस चीज़ को पढ़ने के बाद आपको तुरंत मालूम चल जाएगा कि भाई कहाँ पे हमको गलती हुई और कहाँ पे हमें क्या कौन कौन सा एक्शन लेना चाहिए था, और आपको ये एक्सपीरियंस्ड हो जाएगा कि भाई इसको जो है हमें डिस्कशन मतलब इस केसेस में हमको कैसे कैसे इंटरवेंशंस लेने होते हैं या स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा।